हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर गोलू नेगी बताते हैं कि मैं और मेरा फ्रेंड शिमला में रहकर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे थे। अब इस चक्कर में हमने शिमला का चप्पा चप्पा छान लिया था। हम बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके थे वहाँ के जंगलों से, और उन जंगलों में रहने वाले जानवरों से भी काफी बार हमारा इनकाउंटर हुआ था। अब कभी कभार हम थ्रिल के लिए शिमला के जो हॉरर प्लेसेस थे वहाँ भी रात को घूम के आ जाया करते थे, पर हमने कभी भी कुछ ऐसा फेस नहीं किया जिससे हमें डर लगे। गोलू बताते हैं कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि ये भूत प्रेत आत्माएं पिशाच ये सब एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब बस एक अफवाह है जो लोगों ने फैला रखा है। मे भी वो पुराने टाइम पर होते होंगे गांव और छोटे छोटे कस्बों में, जहां पर बहुत ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और बिजली ना होने के कारण अंधेरे का प्रकोप ज्यादा था, और हो सकता है उसी अंधेरे के कारण इन भूतों की हलचल भी तेज होती होगी उस टाइम पे। पर आज तो हर जगह बिजली है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भूत प्रेत अब मुझे लगता है इस दुनिया से निकल गए हैं। कुछ ऐसा माइंडसेट हो चुका था गोलू का। कोई अगर उनसे बात करता भूत प्रेत के बारे में तो उनको उसकी बात मजाक लगती। अब धीरे धीरे समय बीतता है और गोलू और उसके फ्रेंड अब कॉलेज में पहुंच चुके थे, और इसी बीच एक रात कुछ संयोग बना और इन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इनकी बिलीफ सिस्टम को एकदम झकझोर के रख दिया अंदर से। जब आप ये पूरी कहानी सुनोगे ना तो उस टाइम पर बस गोलू की जगह खुद को इमेजिन करना और कमेंट में बताना जरूर कि आपको कैसा फील हुआ। फिलहाल उस रात की आप बीती को गोलू भाई ने मुझे ईमेल पर शेयर किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। पर अभी गोलू की एक खौफनाक कहानी जानने से पहले एक बात समझना, आजकल हर कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है और ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां स्कोप बहुत अच्छा है। पर अब आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग तो प्रोफेशनल करते हैं ना, मैं कैसे कर सकता हूं? तो भाई आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई ने सारी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पर देखो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से ही अपनी फॉर्च्यून बनाई है, पर उन्हें साल लग गए सीखने, गलतियां करने और एक्सपीरियंस हासिल करने में। पर आज के टाइम पर नई टेक्नोलॉजी के साथ ये काफी इजी है। एआई ट्रेडिंग जैसे टूल अब गेम चेंजर बन चुके हैं। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एआई ट्रेडिंग का फीचर मिलता है। इसका एल्गोरिथम बिलियंस ऑफ रियल ट्रेड्स और टॉप ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी पर ट्रेंड है। एआई मार्केट को रियल टाइम में एनालाइज करता है, प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड्स और ट्रेडर्स की एक्टिविटी को देखता है और फिर रेडी टू यूज रिकमेंडेशन देता है आपको। ट्रेड डायरेक्शन, अप या डाउन, क्लोजिंग टाइम और कॉन्फिडेंस लेवल। बेसिकली एआई यहाँ पर सारे एनालिसिस खुद ही करता है और आपको सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर फिर रिव्यूज में लोगों ने लिखा कि एआई ट्रेडिंग से हमें मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और भाई देखो, यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। मेरा तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। पर समझना कि ये कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक टूल है जो आपको स्मार्टर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और हर दिन और ज्यादा लोग इसे ट्राई भी कर रहे हैं। स्टार्ट करना बहुत इजी है। आप डिपॉजिट कर सकते हो कार्ड से, यूपीआई से या फिर क्रिप्टो से भी, और ऐसा करते ही एआई ट्रेडिंग का एक्सेस आपको तुरंत मिल भी जाता है। अब देखो, एआई ने सिग्नल दिया, मैंने फॉलो किया और ये रहा रिजल्ट। विड्रॉल भी काफी फास्ट है। पॉकेट ब्रोकर पिछले 8 साल से इंडिया में लीगली ऑपरेट कर रहे हैं और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं इसके। अगर आप भी एआई ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा प्रोमो कोड MRNF यूज करने पर आपको मिलता है 100% का डिपॉजिट बोनस। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, टेस्ट करो और खुद देखो कि एआई आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कितना स्मार्ट बना देता है। अभी मैंने जो भी बताया ये सब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर मार्केट रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लेना। अब चलिए कहानी पर वापस आते हैं। गोलू बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एरिया से बिलोंग करते हैं। किन्नौर के अंदर एक बहुत ही प्राचीन गांव है जहां पर गोलू का घर था। गोलू बताते हैं कि बचपन से ही मैं गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे मैं यहाँ के सुपर नेचुरल एंटिटीज के बारे में सुनता आया हूँ। अब देखो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हर गांव में देवता होते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी। तो जो ये देवता है ना, अगर गांव पर कुछ भी विपत्ति आने वाली होती है या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला होता है तो वो देवता गांव के ही किसी आदमी पर आकर उसके बारे में बता देते हैं पहले, यहाँ ऐसे ऐसे होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी कर लो। और मैं एक बार हिमाचल के बिजली महादेव मंदिर गया था और इस चक्कर में जिस गांव के अंदर रुका हुआ था वहां पर भी मुझे बहुत ही मिस्टीरियस चीजें पता चली कि कैसे एक रिचुअल के अंदर गांव के एक बूढ़े आदमी को सिक्का घुटा के उनको मार दिया जाता है और फिर बाद में देवता उसको जिंदा करते हैं। मैं जिस होमस्टे में रुका था उन लोगों ने ही मुझे इस बारे में जानकारी दी थी। तो गोलू भी सिमिलरली ऐसे बहुत सारे किस्से सुन सुन के बड़ा हुआ था। गोलू बताते हैं कि बहुत बार मैंने ये भी विटनेस किया है कि गांव के किसी आदमी पर भूत आ गया और फिर गांव के लोग इकट्ठा होकर अपना झाड़ फूक कर रहे हैं। इन सब चीजों को देख कर ना गोलू का जिगरा बड़ा मजबूत हो गया था। फिर गोलू एक लाइन लिखते ईमेल में कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जिगरा बहुत मजबूत हो गया है जब तक मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ।
मैंने बताया था कि गोलू अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए शिमला में रह रहे थे। यहीं पर इनका एक दोस्त बनता है जिसका नाम था राज। अब राज और गोलू में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये लोग शिमला के आसपास के एरियाज को साथ में चले जाते एक्सप्लोर करने। अब जब भी टाइम मिलता है ये लोग जंगल की सैर पर भी निकलते थे। बहुत बार इन्होंने दूर दराज एरियाज में कैंपिंग भी की थी और आज तक कभी इन लोगों ने कुछ भी वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं किया। अब इसी के साथ धीरे धीरे टाइम निकलता है और ये दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो राज है उसको कॉलेज मिला था हिमाचल प्रदेश के बद्दी टाउन में। वहीं गोलू का कॉलेज वाकना घाट टाउन में था जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अभी देखो, गोलू ने जिस वाकना घाट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था वहां पर उन्होंने 2 साल निकाल दिए। अब 4 सेमेस्टर निकलने के बाद गोलू ने सोचा कि अब मैं एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट होता हूँ, मुझे यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना। अब इस चक्कर में गोलू यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में रूम ढूंढने लगता है, पर काफी ट्राई करने के बाद भी गोलू को अपने पसंद का कमरा नहीं मिलता है। गोलू बताते हैं कि फिर मैं रूम ढूंढते ढूंढते अपनी यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है कैरी घाट। उसी कैरी घाट के एक होटल में मैंने कमरा ले लिया। अब आप सोचेंगे कि होटल में कैसे कमरा ले लिया, तो भाई वो जो होटल था वो मेन हाईवे से नीचे जाकर एक रोड कटती है, उस रोड के साइड में था। गोलू बताते हैं कि जो वो होटल था वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आते थे, मालिक को खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा था। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब गोलू उनसे बात करने पहुंचा तब उन्होंने थोड़े से कम रेट में गोलू को मंथली बेसिस पे कमरा दे दिया। गोलू बताते हैं कि मेरे कमरे से एक बालकनी लगती थी और बालकनी के बाहर बहुत अच्छा व्यू था, सारी बेसिक एमिनिटीज थी वहां पर और मुझे खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। पर अभी इस होटल का भी लिंक आगे स्टोरी से जुड़ेगा, सुनना ध्यान से एकदम। अब गोलू को उस कमरे में शिफ्ट हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। अब गोलू बताते हैं कि वीकेंड का टाइम आता है और जो मेरा दोस्त था राज, वो अपने घर गया हुआ था वीकेंड के छुट्टी पर। अब छुट्टी के बाद राज वापस बद्दी जा रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में। पर यहाँ होता यह है कि जब राज अपने घर से निकला तो उसे निकलते निकलते काफी लेट हो गया। इस चक्कर में उसे बस के लेट टाइमिंग से भी जूझना पड़ा। अब राज ना यहाँ पर बस पकड़ के जैसे तैसे सैंज पहुंच जाता है और सैंज से फिर उसने शिमला की बस पकड़ी। बस में बैठ के उसने गोलू को कॉल किया कि भाई मुझे जाना है बद्दी, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि तेरे पास ही रुक जाऊं। जैसे ही राज का कॉल जाता है गोलू को, गोलू बड़ा खुश हो गया कि यार मेरा दोस्त आ रहा है, इतने टाइम के बाद हम लोग मिलेंगे फिर से। गोलू बोलता है कि हाँ ठीक है भाई आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इनका प्लान बना कि 28 को राज गोलू के पास रुकेगा, 29 को वो वाया चंडीगढ़ होते हुए बद्दी जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में राज की गर्लफ्रेंड भी रहती थी तो उसे मिलते हुए वापस बद्दी जाना था। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया कि 29 को राज का बर्थडे भी था। तब फोन पर जब गोलू से इसकी बात हुई तब गोलू ने बोला कि यार तेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, मजा आएगा, तो बस जल्दी पहुंच जा। अब यहाँ पर गोलू बस में बैठे बैठे इमेजिन करने लगा कि यार हमें अभी कितना मजा आने वाला है, हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। राज बताते हैं कि जब गोलू बस से शिमला के बस स्टैंड पहुंचा तो वहां से मुझे उसने कॉल किया कि भाई तू अपने घर की लोकेशन भेज दे व्हाट्सएप पे, मैं वहां पहुंचता हूँ। तब यहाँ पर राज ने बोला कि भाई क्या प्लान है, क्या करना चाहता है तू, कैंपिंग वैम्पिंग करे क्या। अब कैंपिंग का नाम सुन के राज एकदम खुश हो गया। वो बोला कि हाँ भाई ठीक है हम कैंपिंग करते हैं। अब यहाँ पर गोलू ने लोकेशन भेज दी राज को और राज एक बस लेके सीधा वाकना घाट के बस स्टैंड पहुंचता है। इस समय तक गोलू ने भी दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि हमें कहाँ पर कैंपिंग करना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और गोलू ने ये डिसाइड किया कि यार हम बहुत ज्यादा दूर कैंपिंग नहीं कर सकते। इसने एक छोटा सा ट्रेल आइडेंटिफाई किया था जिससे ट्रैक करते हुए इनको एक स्पॉट पर पहुंचना है और वहीं पर इन लोगों को आज रात में कैंपिंग भी करना था। गोलू यहाँ पर कैंपिंग का सारा सामान लेके वाकना घाट बस स्टैंड पहुंचता है। वहां पर फिर राज उतरता है बस से, ये दोनों मिलते हैं और फिर डिसाइड होता है कि हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अब जब ये दोनों दोस्त मिले तब इनका पीने का भी प्लान बनता है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक बॉटल लेंगे और साथ में कुछ चखना रखेंगे और जो रात का डिनर होगा वो हम बनाएंगे नहीं उस जगह पे जाके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, डिनर बनाने में काफी टाइम हो जाएगा और जो राज था वो भी काफी थक चुका था। अब जिस ट्रैक पर ये लोग जा रहे थे उस जगह का नाम था हिरथी माता मंदिर। उस मंदिर से 300 मीटर ऊपर जाके एक खुला ग्राउंड है और उसी ग्राउंड में इनको कैंपिंग करना था। इन लोगों ने धीरे धीरे उस कैंपिंग ग्राउंड के लिए ट्रैक स्टार्ट किया और गोलू बताते हैं कि वो जो हिरथी माता मंदिर था हमें वहाँ पर रुक के दर्शन करना था, पर हम अपने बातचीत में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम वहाँ पर दर्शन करना भूल ही गए। उधर ट्रैक करते करते हम सिगरेट पी रहे थे, अपने जिंदगी भर की बातें कर रहे थे और इसी बीच जो राज था उसने अपने बैग से परफ्यूम निकाला। ये परफ्यूम राज की गर्लफ्रेंड ने उसे पार्सल भिजवाया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब जैसे उसने परफ्यूम निकाला गोलू उसके हाथ से परफ्यूम छीन लेता है। अब छीनने के बाद वो परफ्यूम उसने अपने ऊपर पहले स्प्रे किया और फिर राज को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अरे तेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, तू भी तो लगा। और ऐसा बोल के उसने राज के ऊपर भी स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद राज वापस उससे परफ्यूम लेता है और अपने बैग में डाल लेता है। अब शाम पूरी तरीके से ढल चुकी थी। गोलू बताते हैं कि बस 15 मिनट का ही रास्ता बचा था और हम जिस ट्रेल पर ऊपर चढ़ रहे थे उसके साइड में एक बहुत घना जंगल था।
अब एक चीज समझना कि जब ये लोग शिमला में रहकर कोचिंग कर रहे थे उस टाइम भी इन्होंने इस ट्रेल पर आके कैंपिंग की थी। तो यहाँ पर गोलू और राज को यही लग रहा था कि ये तो हमारा जाना पहचाना ट्रेल है, रात भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये लोग चुपचाप बात करते हुए उस ट्रेल पर आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और इसी बीच इनको ना जंगल के अंदर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। अचानक दोनों के कदम रुक गए और वो दोनों एकटक जंगल की ओर देख रहे हैं। वो जो भी चीज थी ना वो इनसे काफी दूर जा चुकी थी और उसके भागने की आवाज भी धीरे धीरे फेड होने लगी। गोलू बताते कि हम 1-1.5 मिनट वहीं पर खड़े होकर जंगल की ओर देखते रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई जंगल से निकल के आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये शायद हमें सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ से वापस लौट जाओ, पर हमने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया और हिम्मत बांध के हम दोनों वहां से 20 मिनट और चलने के बाद फाइनली उस कैंपिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अब जब ये दोनों कैंपिंग ग्राउंड पहुंचे तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार पहले हम आग जला लेते हैं और उसके बाद हम अपना टेंट सेटअप करेंगे। और फिर अजय और गोलू अपना अपना सामान वहीं ग्राउंड पर रखकर थोड़ा सा जंगल की ओर जाते हैं लकड़ी उठाने के लिए। गोलू बताते हैं कि लकड़ी उठाने के लिए हम दोनों थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। 1.5-2 मिनट के बाद लकड़ियां उठा के हम एक जगह पर इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो हमने देखा कि लकड़ी बहुत ज्यादा नहीं है। इनका प्लान था कि हम देर रात तक लकड़ी जला के बॉनफायर करेंगे। फिर गोलू बोलता है कि यार इधर तो मिला नहीं, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं क्योंकि इतनी लकड़ी में तो हो नहीं पाएगा। ये डिसाइड करके दोनों जंगल के थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं इस उम्मीद में कि उनको लकड़ियां मिल जाएंगी। अब सामने देखते हैं कि बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई थी, तो ये लोग ना धीरे धीरे लकड़ियां चुनने लगते हैं। अब जिस जंगल के अंदर ये लोग लकड़ी चुन रहे थे वो चीड़ और देवदार के घने जंगल थे। अब जिन लोगों ने पहाड़ों में ट्रैक किया होगा उनको पता होगा कि चीड़ के पेड़ में एक कोन होता है, उस कोन में से एक रेजिन जैसा मटेरियल निकलता है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अब राज को यहाँ थोड़ी दूर पर 3-4 कोन गिरे हुए दिखाई दिए, तो ये गोलू को बोलता है कि भाई तू वहीं पर लकड़ी उठा, मैं वो कोन लेके आता हूँ। और कुछ कदम चलने के बाद राज फाइनली वहां पहुंच के कोन उठाने लगता है। और भाई जैसे उसने कोन उठाया वो देखा कि दूर जो चौथा पेड़ है उस पेड़ के पीछे ना कोई खड़े होकर रो रहा है। ये चीज देख के राज एकदम फ्रीज हो गया। इसने गोलू को आवाज दिखाई कि गोलू। गोलू इसकी आवाज सुन के भाग के आता है पास में, और गोलू जैसे ही वहां पहुंचा इन दोनों ने एक साथ देखा कि वो जो भी चीज थी ना पेड़ के पीछे वो पेड़ पे चढ़ के एकदम ऊपर चली जाती है। और ये लोग साफ साफ उसके रोने की आवाज सुन पा रहे थे। गोलू बोलता है कि भाई मुझे लगता है ना हम लोग जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ चुके हैं। और ऐसा बोल के जो भी लकड़ी इन लोगों ने उठाई थी और राज ने जो 1-2 कोन उठाए थे वो सब कुछ लेके ये लोग वापस कैंपिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं। इन दोनों की हालत यहाँ पर खराब हो रही थी, पर इनको ये लग रहा था कि हम दोनों एक साथ हैं, मतलब एक दूसरे का सहारा है तो कुछ होगा नहीं हम दोनों को। अब ये दोनों हिमाचली थे और इनको पता था कि अगर इसके बारे में बात की तो क्या हो सकता है। इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यार ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं होगी इसके बारे में। अब जहां पर इन लोगों ने बॉनफायर किया था उससे 50 मीटर की दूरी पर इनका टेंट लगा हुआ है। एक ही 3% टेंट कैरी कर रहे थे ये लोग। अब गोलू बताते हैं कि उस समय 8:24 हो रहे थे। हमने बॉनफायर के पास ही साइड में अपने जूते उतारे और एकदम रिलैक्स होकर बैठ गए। गोलू यहाँ पर अपने साथ एक छोटा सा स्पीकर कैरी कर रहा था, तो इसने स्पीकर में गाने बजा दिए। गाना बज चुका है, बॉनफायर जल चुका है और एकदम माहौल सेट था। ये लोग सिगरेट निकाल के पीने लगते हैं और इनका प्लान था कि अभी थोड़ी देर में हम दारू की बोतल खोलेंगे और आराम से बैठ के पिएंगे। अब यहाँ गोलू बताते हैं कि हमें सिगरेट जलाए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे। हम अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अचानक हमने सुना कि बॉनफायर वाले जगह से कोई 80 मीटर दूर कोई ना बहुत भारी सी चीज गिरी है नीचे। उसके गिरने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि हम दोनों का ध्यान उस ओर गया। मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई परे देख तो एक बार, और हम दोनों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस चीज की तरफ पॉइंट आउट की। और फिर हमने देखा ना भैया कि करीब एक 7 फुट का आदि मानव टाइप का कोई इंसान था। उसका पूरा शरीर काला और जो चेहरा था वो लाइट ब्राउन कलर का था। हमने और ध्यान से देखने की कोशिश की तो हमने पाया कि भाई उसके 3-3 आंखें थी और वो एक टक हमें घूरे जा रहा है। कुछ सेकंड उसे घूरने के बाद मैंने राज को पीछे चलने के लिए इशारा किया
और हम दोनों पीछे कदम बढ़ाते हुए अपने टेंट के करीब पहुंच गए। हम लोग सीधा टेंट के अंदर घुसे और जिप बंद कर ली। अब उस क्रिएचर की बिल्कुल जो आखिरी झलक थी वो हमने टेंट का जिप बंद करते हुए देखी, और मैंने देखा कि भाई वो बहुत वियर्ड तरीके से चलते हुए जंगल की ओर चला गया। अब हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि यार आखिर ये क्या देख लिया हमने, क्योंकि हमने आज तक बहुत बार कैंपिंग की है, बहुत बार हमारा जंगली जानवरों से एनकाउंटर भी हुआ है, पर ऐसा हमने आज तक कुछ भी नहीं देखा था। पर यहाँ परेशान करने वाली बात ये थी कि जो हमारा टेंट है ना, उसका जिप तो बंद हो जाता है, पर जो टेंट का दोनों साइड था उसमें नेट लगा हुआ है, और नेट से थोड़ी थोड़ी हवा आती थी अंदर। अब जिस टाइम पर हम कैंपिंग कर रहे थे उस समय कोई भी हवा नहीं चल रही थी, मौसम एकदम नॉर्मल था। अब हमें लगा कि मार्च का महीना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गोलू बताते हैं कि हमारे शूज, सिगरेट, लाइटर सब कुछ वहीं बाहर पड़ा हुआ था बॉनफायर के बीच। कुछ टाइम टेंट के अंदर बैठने के बाद हमें लगा कि वो जो भी था बाहर वो अभी जंगल की ओर चला गया है, तो हम जाके अपना सामान लेके आते। राज यहाँ पर टेंट का जिप खोलता है, और जैसे उसने जिप खोला ना भाई, बहुत तेज हवा चलने लगी उस टाइम पे। गोलू बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा टेंट अभी उड़ जाएगा, क्योंकि हड़बड़ी में हमने टेंट को बहुत अच्छे से पिच नहीं किया था, ऐसे जुगाड़ से एडजस्ट कर दिया था बस। और उस समय जो तूफान उठा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थी। अब बाहर ये नजारा देख के हमने जिप बंद कर दिया। जिप बंद करके हम चुपचाप टेंट के अंदर दुबक के बैठे हुए। वहां अंदर टेंट में बैठे बैठे इनको 10:15 हो जाते हैं, और फिर इनको अपने टेंट से कोई 120 मीटर की दूरी पे घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। इनको ऐसा लग रहा था कि वहां आसपास कोई गाय चर रही है, और गाय के गले में जो घंटी बंधी होती है ना, उस घंटी की आवाज इनको सुनाई दे रही थी। अब ये दोनों एकदम सोच में पड़ गए कि यार इस समय तो गाय नहीं हो सकती बाहर, ये कुछ और ही है जो हमें अपनी ओर खींचना चाहती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गोलू ने बोला कि भाई वो जो दारू की बोतल रखी है ना अंदर, वो निकाल, पीते हैं यार। यहाँ राज बोलता है कि भाई दारू एक तामसिक चीज होती है, अगर कुछ नेगेटिव चीज बाहर है तो वो इसे और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। पर गोलू यहाँ जिद करने लगा कि भाई निकालना, थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, और ये दोनों वहीं पर दारू निकाल के टेंट के अंदर पीने लगते हैं। अब दारू पीते पीते इनको कुछ टाइम हो गया, और इस समय जो वो घंटी की आवाज थी वो भी फेड हो जाती है। समय हो चुका था रात के 1:10। गोलू और राज किसी को नींद नहीं आ रही थी, और फिर अचानक ही वो जो घंटी की आवाज थी वो एकदम टेंट के बाहर से आने लगी। इनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई हाथ में घंटी लेके इनके टेंट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कुछ मिनटों के बाद जो टेंट के बाहर का पर्दा था वो फड़फड़ाने लगा। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई टेंट का वो पर्दा उठा के ना इनकी ओर झांक रहा है। भाई ये दोनों डर के मारे एकदम शिवर कर रहे थे, पर इनको इतना पता था कि वो जो भी चीज है ना वो इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेगी, पर इन्हें रिएक्ट नहीं करना है। गोलू बताते हैं कि हमने सोचा कि हनुमान चालीसा बजाऊं, पर इस समय मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब जब हम बाहर स्पीकर पर गाना बजा रहे थे वो भी हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था। तब यहाँ पर गोलू ने काम किया, इन्होंने पहले से कॉमेडी शोज के कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो ये वो फनी वीडियो चला के सामने रख देता है, और राज को बोलता है कि भाई ये देख के टाइम पास करते हैं यार, सुबह होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। गोलू बताते हैं कि ये बात बोलते बोलते मैं अपने फ्रेंड की ओर देख रहा था, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे फ्रेंड का चेहरा एकदम सूख गया है। वो बहुत ज्यादा डर में था, और डर से चेहरा एकदम जैसे पेल पड़ जाता है ना, वो हालत हो रखी थी राज की यहाँ पे। गोलू के समझ में आ रहा था कि अभी राज को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, कहीं ये डर इसके ऊपर हावी ना हो जाए। ये फोन उठा के एकदम राज के करीब ले जाके वीडियो प्ले करने लगता है, और वीडियो प्ले करने के दौरान ही इन दोनों को अपने टेंट से 30 मीटर की दूरी पर किसी मैच्योर लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि गोलू के हाथ से फोन छूट जाता है। इसने चुपचाप फोन को लॉक किया और लॉक करके राज की ओर देखने लगा। राज यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका था। ये दोनों अभी थोड़ा सा खिसक के टेंट के सेंटर में आके बैठ जाते हैं। एक तो इन्होंने दारू भी पी रखी थी। गोलू बताते हैं कि उस दारू पीने की वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, एकदम चेहरे पर से पसीना आने लगा, और हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे उस लड़की के चीखने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी।
हम दोनों इतने ज्यादा डर चुके थे कि हमने डिनर भी नहीं किया। हमारे सारे सेंसेस एकदम हाइपर एक्टिव हो चुके थे। हमारा पूरा ध्यान बस वो जो बाहर एंटिटी थी उसके ऊपर था। एक एक मिनट काटना हमारा इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। हम दोनों ने उस चीज से ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें करनी स्टार्ट कर दी, पर फिर भी हम उस चीज से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। इस समय राज की नजर मेरे ऊपर थी और मेरी उसके ऊपर। हम दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। और तभी राज बोलता है कि भाई, अगर उस एंटिटी ने हम में से किसी एक को पोजेस कर लिया तो जो दूसरा है वो क्या करेगा। और ऐसा बोल के राज एकदम वियर्ड तरीके से हंसने लगा। अब उसे वैसे हंसते देख मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। कुछ सेकंड हंसने के बाद वो एकदम सीरियस हो जाता है। बोलता है कि गोलू, अगर हम में से किसी एक के अंदर घुस गई वो आत्मा तो क्या करेंगे हम दोनों। वो एकदम सीरियस होके पूछ रहा था और थोड़ी देर के बाद फिर से हंसने लगा। इस वक्त गोलू को लगा कि शायद राज पोजेस हो गया है। वो जो भी आत्मा है वो इसके अंदर घुस चुकी है इस समय। अब इस टाइम पर गोलू के दिमाग में आया कि भाई मैं टेंट खोल के बाहर निकलता हूँ और सीधा भागते हुए नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि राज यहाँ एकदम पोजेस हो गया है। पर फिर उसे लगा कि यार राज मेरे भरोसे आया है यहाँ पर, मैं उसे कैसे छोड़ के भाग जाऊं। तब उस टाइम पर ना ये राज को ऐसे पकड़ के हिलाता है कि भाई ठीक है तू। तो राज बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कि कहीं वो आत्मा तेरे अंदर तो नहीं घुस गई है। भाई साहब, राज का ये जवाब सुन के गोलू एकदम चुप हो जाता है। अब इस समय इन दोनों को सुनाई देता है कि जो बर्तन इनके बाहर छूट गए थे ना बॉनफायर के पास, उन बर्तन को कोई लेके रगड़ रहा है। और इन्होंने ये भी सुना कि बाहर 5-6 आदमी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। गोलू और राज को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट किया जाए। क्या हम टेंट की जिप नीचे करके देखें कि बाहर कौन बैठा हुआ है। बाहर की तरफ से राज बोलता है कि भाई बाहर निकलना, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी है, तो चलना मेरे साथ, मेरे को पेशाब करके आना है। अब राज की आवाज बाहर से सुन के गोलू के रोंगटे एकदम परपेंडिकुलर हो गए। राज तो उसके सामने बैठा हुआ है, फिर बाहर से राज की आवाज कैसे आ रही है। इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इसने राज जो अंदर बैठा था उसको ये फील नहीं होने दिया कि तेरी आवाज बाहर से आ रही है। ये बिना कुछ रिएक्ट किए राज की ओर देखते हुए चुपचाप दुबक के बैठ जाता है। अब ऐसे बैठे बैठे इनको 2 बज गए और फिर गोलू राज से बोलता है कि भाई मेरे को ना टॉयलेट आ रहा है, तुझे भी आ रहा है क्या। तब राज बोलता है कि हाँ भाई मुझे भी आ रहा है टॉयलेट। और ये दोनों टेंट के अंदर ही जो इन लोगों ने बॉटल रखे थे उस बॉटल में टॉयलेट करके बाहर फेंका। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकल के साइड में जाके टॉयलेट कर ले। और जब इन लोगों ने टॉयलेट का वो बॉटल बाहर फेंका ना, उसके 1-8 मिनट के बाद इनको एहसास होता है कि जो इनका टेंट है उसे चारों ओर से 7-8 आदमियों ने घेर लिया है। ये बहुत ज्यादा डर गए थे भाई, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट किया जाए। इन दोनों को ऐसा लगने लगा कि शायद आज हमारी आखिरी रात है। ये दोनों हाथ जोड़कर अपने गांव के कुल देवता को याद करने लगते हैं। गोलू बोलता है कि मालिक अगर हमें मरना ही है तो हमें मंजूर है, बाकी आपकी शरण में है, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए। और ऐसे प्रार्थना करने के 10 मिनट के बाद जो बाहर का पूरा एटमॉस्फेयर था वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। सारी आवाजें बंद हो गई, जो इतनी तेज तूफान चल रही थी वो सब थम गया एकदम। गोलू और राज को इस समय एहसास हो रहा था कि उनके इष्ट देवता, उनके कुल देवता इस समय उनके साथ हैं। कुछ टाइम के बाद इन दोनों की आंख लग जाती है और सुबह 5:45 में ये दोनों नींद से उठते हैं। बाहर निकल के इन्होंने फटाफट टेंट पैक किया और नीचे उतरते टाइम जो वो हिरथी माता का मंदिर था वहां पर दर्शन करने के बाद ये लोग वापस अपने अपने घर चले गए। अब यहाँ पर जो राज था वो चंडीगढ़ होते हुए बद्दी जाने वाला था, जहां पर उसका कॉलेज है। चंडीगढ़ में रुक के उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाया और वहां पर सारी बातें उसे बताई कि कल रात हम लोगों ने ऐसा ऐसा फेस किया। पर गोलू बताते हैं कि 29 की रात को जब मैं उस होटल वाले कमरे में सो रहा था तब रात के 2 से 3 बजे के बीच मुझे अपने कमरे के नीचे से लोमड़ी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और ऐसा लगातार 3 दिन तक हुआ। अब जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो वहीं पास के मंदिर में जो पंडित बैठते हैं उनसे जाके मैंने बात की। वहां पर उन्होंने मेरे लिए पूजा अर्चना की, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। पर इस बीच राज के साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती, कभी वो गिर जाता, कभी रूम के अंदर जो उसके सामान रखा हो वो सामान जमीन पर गिर जाता खुद से। और ऐसी बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड चीजें उसकी जिंदगी में होने लगी। तब राज को भी यहाँ पर अपने गांव वापस जाना पड़ा और अपने देवता के सामने हाथ जोड़कर
उसने विनती की। बाद में उसके घर पर भी पूजा अर्चना की गई, तब जाके राज की जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो गई। अब मैंने पंडित जी से जब पूछा था कि उस रात को क्या हुआ था हमारे साथ, वो कौन सी चीज थी, तब उन्होंने बताया कि उस जंगल के अंदर बहुत सारी ऐसी आत्माएं रहती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है और वो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी। अगर तुम उस रात टेंट के बाहर निकल जाते ना तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। तो यार ये थी पूरी कहानी गोलू भाई और राज की। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और